नमस्ते। चलिए आज इतिहास की गहराइयों में चलते हैं, एक ऐसी कहानी की तरफ जो एक बहुत ही एडवांस्ड सिविलाइजेशन की है। सोचिए, एक ऐसी सभ्यता जो हजारों साल पहले फली फूली और फिर बूम, इतिहास के पन्नों से जैसे गायब ही हो गई। एक ऐसी दुनिया जिसकी अर्बन प्लानिंग और इंजीनियरिंग आज भी हमें सोचने पर मजबूर कर देती है। तो चलिए शुरू करते हैं ये रहस्यमयी सफर। ये जो लाइनें हैं ना, ये सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हम आईवीसीबी कहते हैं, उसकी सबसे बड़ी पहेली को बिल्कुल सटीक तरह से बताती हैं। मतलब सोचिए, एक ऐसी सिविलाइजेशन जो अपने समय की सबसे एडवांस सिविलाइजेशंस में से एक थी, और फिर भी बाद के किसी भी रिकॉर्ड में उसका नामो निशान तक नहीं। ऐसा लगता है जैसे वो लोग बस हवा में गायब हो गए। तो सवाल ये है कि आखिर उनके साथ हुआ क्या? तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि आखिर इतना बड़ा समाज, इतनी बड़ी सभ्यता पूरी तरह से भुलाई कैसे जा सकती है। ये किसी जासूसी कहानी से कम नहीं है जिसकी कड़ियां जोड़ने में हमें 100 साल से भी ज्यादा लग गए। अच्छा, तो पहले थोड़ा बैकग्राउंड समझ लेते हैं। ये जो आईवीसी थी ना, ये कोई छोटी मोटी बस्ती नहीं थी। नहीं, ये मिस्र और मेसोपोटामिया जैसी बड़ी बड़ी एंशिएंट सिविलाइजेशंस की टक्कर की थी। इसका इलाका हजारों वर्ग मील में फैला हुआ था। और पता है इसमें कितने लोग रहते थे? 50 लाख से ज्यादा। मतलब ये अपने आप में एक बहुत बड़ी दुनिया थी। और यहीं पर आता है इस कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट, सबसे बड़ा रहस्य। हम उनकी भाषा को आज तक नहीं समझ पाए हैं। ये जो मोहरों पर अजीब से निशान दिखते हैं ना, हमारे लिए ये बस निशान है। जब तक हम उनकी इस स्क्रिप्ट को, उनकी लिखावट को समझ नहीं लेते, तब तक उनके विश्वास, उनका इतिहास, उनकी असली पहचान सब कुछ एक पहेली ही रहेगा। हमें सिर्फ आर्कियोलॉजी से मिले सुरागों पर ही टिके रहना होगा। इसकी दोबारा खोज की कहानी भी ना बड़ी मजेदार है। सोचिए, लगभग 100 सालों तक लोग इन खंडरों के ऊपर से आते जाते रहे, किसी को कुछ पता ही नहीं चला। हद तो तब हो गई जब ब्रिटिश रेलवे के ठेकेदारों ने इसकी बेहतरीन ईंटें निकालकर रेलवे की पटरियों के नीचे बिछा दी। आखिरकार 1920s में जब जॉन मार्शल ने खुदाई शुरू की, तो पूरी दुनिया हैरान रह गई। जमीन के नीचे से एक पूरी की पूरी भूली बिसरी सभ्यता निकल आई थी। अब जरा ये देखते हैं कि आर्कियोलॉजिस्ट्स को मिला क्या। और मैं बता रही हूं, जो मिला वो वाकई अविश्वसनीय था। ऐसा लगता है जैसे किसी फ्यूचरिस्टिक शहर की कहानी हो, जो आज से 5000 साल पहले सच में मौजूद था। सिर्फ ये एक नंबर देखिए, 421। ये अविश्वसनीय है। इसका मतलब ये है कि हजारों वर्ग मील में फैले इस साम्राज्य में हर एक शहर, हर एक घर, हर एक दीवार में जो ईंट लगी थी, वो ठीक इसी 4:1 के अनुपात में थी। हर एक ईंट, ये किस लेवल का स्टैंडर्डाइजेशन और सेंट्रल प्लानिंग रहा होगा, आप अंदाजा लगा सकते हैं। पर उनकी इंजीनियरिंग का असली कमाल तो उनके सैनिटेशन सिस्टम में दिखता है। हर घर, चाहे वो अमीर का हो या गरीब का, एक कवर्ड सुअर नेटवर्क से जुड़ा था। सोचिए, उनके पास प्राइवेट बाथरूम्स थे और दुनिया का पहला फ्लश टॉयलेट भी उन्होंने ही बनाया था। ये हाइजीन का वो लेवल था जो हजारों साल बाद तक यूरोप में भी देखने को नहीं मिला। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो लोग सिर्फ इंजीनियर थे। नहीं, आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स बताते हैं कि उन्हें जिंदगी जीना भी आता था। वो शतरंज जैसे स्ट्रैटेजी गेम्स खेलते थे, जौ और तिल से बने ड्रिंक्स पीते थे, और हाँ, वो दुनिया के पहले लोग थे जिन्होंने कपास को उगाकर उससे आरामदायक कपड़े बनाए। वर्ल्ड्स फर्स्ट कॉटन क्लोथिंग। और ये सब मुमकिन कैसे हुआ? एक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड और एफिशिएंट ट्रेड नेटवर्क की वजह से। वो अपनी पत्थर की मोहरों को एक तरह से आज के कंपनी लोगों की तरह इस्तेमाल करते थे। उनका अपना स्टैंडर्डाइज्ड वेट सिस्टम था। और लोथल में तो दुनिया का सबसे पुराना डॉकयार्ड भी उन्होंने ही बनाया। वो एक ग्लोबल ट्रेडिंग पावर हाउस थे। उनके व्यापारी मेसोपोटामिया तक में रहते थे, जहां उन्हें मलुआन के नाम से जाना जाता था। अच्छा, अब वक्त है कुछ पुरानी धारणाओं को तोड़ने का। नई खोजों से ये पता चल रहा है कि सिंधु घाटी के बारे में जो कहानियां हम बरसों से सुनते आए हैं ना, उनमें से कई सच नहीं है। कहानी अब बदल रही है। एक बहुत पॉपुलर मिथ ये है कि सिंधु घाटी के लोग बड़े शांति प्रिय थे, एक यूटोपिया था। लेकिन सबूत कुछ और ही कहानी बताते हैं। खुदाई में कटार, भाले, कुल्हाड़ी जैसे हथियारों के ढेर मिले हैं। कंकालों पर गंभीर चोटों के निशान मिले हैं, जो बताते हैं कि वहां हिंसा होती थी। और उनके शहरों की दीवारें, वो सिर्फ बाढ़ रोकने के लिए नहीं थी,
वो 18 मीटर तक मोटी प्रॉपर डिफेंसिव किलेबंदी थी। दूसरा मिथक कि एक बराबरी वाला समाज था, कोई राजा महाराजा नहीं, सब बराबर, एक तरह का कम्युनिस्ट यूटोपिया। लेकिन ये भी सच नहीं लगता। हमें मल्टी स्टोरी लग्जरी हाउसेज मिले हैं जो साफ साफ अमीर और गरीब का फर्क दिखाते हैं। इतना ही नहीं, मेसोपोटामिया के एक टेक्स्ट में मलुआ का आदमी इंद्रा नाम के एक राजा का भी जिक्र है। सीधी सी बात है, इतनी बड़ी, इतनी ऑर्गेनाइज सभ्यता को बिना किसी सेंट्रल अथॉरिटी के चलाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। और ये एक बेहतरीन एग्जाम्पल है कि कैसे हमारी अपनी सोच, हमारा बायस इतिहास को बना या बिगाड़ सकता है। ये जो दो सबसे फेमस मूर्तियां हैं ना, प्रीस्ट किंग और डांसिंग गर्ल, पता है इनके ये नाम कैसे पड़े? किसी सबूत के आधार पर नहीं, ये बस खुदाई करने वाले जॉन मार्शल की अपनी सोच थी। उन्हें लगा कि लड़की थोड़ी शरारती दिख रही है और पुरुष सम्मानजनक लग रहा है। बस दैट्स इट, कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं। तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, आखिर ये सब लोग गए कहाँ? ये इस कहानी का वो हिस्सा है जिस पर सबसे ज्यादा थ्योरीज बनी हैं, सबसे ज्यादा अटकलें लगाई गई हैं। सालों तक हमें स्कूलों में पढ़ाया गया कि आर्य बाहर से आए, उन्होंने हमला किया और इस सभ्यता को खत्म कर दिया। ये कहानी कॉलोनियल माइंडसेट में बिल्कुल फिट बैठती थी। लेकिन सच ये है कि इसके पक्ष में जीरो सबूत हैं, जीरो। ना तो किसी बड़े युद्ध के निशान मिले, ना ही लोगों के डीएनए में कोई बड़ा बदलाव दिखा। और ऋग्वेद में आर्य शब्द का मतलब किसी जाति से नहीं, बल्कि एक नोबल या कुलीन वर्ग से है। तो वो एरियन इन्वेजन थ्योरी अब पूरी तरह से डिबंक हो चुकी है। तो फिर असली वजह क्या थी? देखिए, ये कोई एक घटना नहीं थी, बल्कि एक डोमिनो इफेक्ट था। एक के बाद एक चीजें गलत होती गईं। सबसे पहले क्लाइमेट चेंज। मॉनसून का पैटर्न बदल गया और उनकी जीवन रेखा, उनकी नदियां सूखने लगी। इससे क्या हुआ? अकाल पड़ा, अंदरूनी कलह शुरू हो गई। ठीक उसी समय उनके जो ट्रेड पार्टनर्स थे, जैसे मेसोपोटामिया, वो खुद मुश्किलों में थे, तो ट्रेड भी ठप हो गया। धीरे धीरे उनके वो शानदार शहर रहने लायक ही नहीं बचे। तो यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि सभ्यता का अंत नहीं हुआ, वो रातों रात गायब नहीं हुई। लोग मरे नहीं, बल्कि उन्होंने अडैप्ट किया। उन्होंने बड़े शहर छोड़ दिए और छोटे छोटे गांवों में बस गए, पूर्व और दक्षिण की तरफ फैल गए। उनकी वो महान शहरी संस्कृति धीरे धीरे एक ग्रामीण संस्कृति में बदल गई और समय के साथ उनकी वो पुरानी पहचान भुला दी गई। लेकिन लोग और उनकी कल्चर के हिस्से वो जिंदा रहे। और ये हमें वापस हमारी कहानी की शुरुआत में ले आता है, उसी पहेली पर। हमने ये तो समझ लिया कि वो गायब कैसे हुए, लेकिन एक बहुत बड़ा रहस्य अभी भी बाकी है। जब तक हम उनकी इस खामोश लिपि को पढ़ नहीं लेते, हम कभी नहीं जान पाएंगे कि वो खुद को क्या बुलाते थे। उनके राजा कौन थे, उनके भगवान कौन थे, वो किस चीज में विश्वास करते थे। उनकी पूरी कहानी उनके अपने शब्दों में आज भी उन छोटी छोटी मोहरों में कैद है और इंतजार कर रही है कि कोई आकर उसके राज खोले। ये वो आखिरी पहेली है जिसका जवाब मिलना अभी बाकी है।